मैं हाल ही में अपने काम के करीब रहने के लिए एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी बिल्डिंग में एक अजीब अधेड़ उम्र की औरत रहती है जो हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। उसका नाम मारिया रोड्रिगोज है और वो अकेली रहती है। बिल्डिंग के लोगों का कहना है कि उसके पति ने उसे एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो देखता हूँ कि वो अपनी खिड़की से मुझे बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखती है। मेरा अपार्टमेंट उसी की फ्लोर पर है, उसके अपार्टमेंट से सिर्फ 3 दरवाजे की दूरी पर। इसलिए जब मैं अपने अपार्टमेंट के पास से गुजरा और उसने जबरन बातचीत करने के लिए अपना दरवाजा खोल दिया तो ये एक डरावना एहसास था। ऐसा लग रहा था मानो वो हॉलवे में मुझे पकड़ने का इंतजार कर रही हो। हाय निक, तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद मिस रोड्रिगोज। हे भगवान, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे मारिया कहकर बुलाओ। और फिर उसने मेरे चेहरे पर दरवाजा जोर से पटक दिया। ऐसा हफ्ते में 2 या 3 बार होता था। वो बातचीत करने की कोशिश करती, लेकिन दिलचस्पी ना लेने के कारण मैं उसे नाराज कर देता। लेकिन मैंने इसकी कभी ज्यादा परवाह नहीं की क्योंकि मेरी अपनी भी चिंताएं थीं। तो एक रविवार की दोपहर मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था जब मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। इसे खोलकर मैंने देखा कि ये मारिया के इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट थी। अपने बायो में उसने खुद को एक इंस्टाग्राम मॉडल बताया। उसके अकाउंट पर 0 फॉलोअर्स थे और कोई पोस्ट नहीं थी, जिससे ये क्लियर हो गया कि वो अभी अभी इंस्टाग्राम पर आई थी। उसके लिए थोड़ा दुखी महसूस करते हुए कि उसके साथ बातचीत करने या उसके साथ समय बिताने को कोई नहीं था, मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे अपने इस कदम के लिए हमेशा अफसोस होगा। तब से लेकर चीजें और ज्यादा परेशान करने वाली हो गईं। मारिया हर दिन इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज पोस्ट करती। वो अजीब तरीके से कपड़े पहनती थी, अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाती थी जिससे वो डरावनी दिखती थी। मुझे नहीं पता कि उसने अपने होठों के साथ क्या किया, लेकिन वे डरावने सूजे हुए बतखों की तरह लग रहे थे। लेकिन वो जो भी कर रही थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर रही थी, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। जब भी उसकी तस्वीरें मेरे फीड पर आती तो मैं उन्हें ऊपर स्क्रॉल कर देता। मैं ना ही उन पर कमेंट करता और ना ही उन फोटोज को लाइक करता। कुछ दिनों बाद एक ऑफिस प्रोजेक्ट आया जिसके प्रस्ताव के साथ मुझे न्यूयॉर्क जाना था। जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा और अपना फोन चालू किया तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशंस की बौछार आ गई। वे सभी मारिया के थे। उसने मुझे पर्सनल चैट में और भी डरावने मैसेजेस के साथ अपनी डरावनी पिक्चर्स भेजी थी, जिनमें से कुछ थीं, तुम मेरे लाल सॉक्स के बारे में क्या सोचते हो और मुझे तुम्हारी राय चाहिए कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं। हे, तुम अपने सबसे पसंदीदा इंस्टाग्राम मॉडल को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? इन सभी मैसेजेस ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि वो किस प्रकार से मेरे प्रति ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। लेकिन प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखने के लिए मैंने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। मीटिंग मेरी उम्मीद से बेहतर रही और न्यूयॉर्क ऑफिस ने मुझे उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मैंने उनका ऑफर बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। मैं अपना सामान पैक करने और न्यूयॉर्क को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने के लिए 2 दिन बाद वापस आया। जैसे ही मेरी कैब बिल्डिंग के गेट पर रुकी, मैंने मारिया की खिड़की की ओर देखा और उसे वहां खड़ा ना देखकर राहत महसूस की। मैं सीढ़ियों के ऊपर से चला गया और अपने फ्लोर पर उतर गया। मैं उससे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दबे पांव अपने अपार्टमेंट में चला गया। एक बार जब मैं अंदर गया तो मुझे राहत महसूस हुई। मैंने नहा लिया, कुछ सैंडविच खाए और पैकिंग करने लग गया। मैंने कल अगली फ्लाइट पकड़ने और जितना जल्दी हो सके इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाई। मैं सामान पैक करने में बिजी था, तभी मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो मारिया थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और वो बोली, तुम कहाँ थे निक? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं बाहर था। ओह, मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, क्या तुम्हें वो मिले? हाँ, मुझे मिले मिस रोड्रिगोज। मुझे मारिया बुलाओ। मैं उसे इस तरह से चिल्लाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। अचानक इसने मुझे एक तरह से सदमे में डाल दिया। अपमानित महसूस करते हुए मैं अपने आप को नहीं रोक सका। ठीक है, तुम क्या चाहती हो मारिया? मैं अभी बहुत बिजी हूं। किसमें बिजी हो? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ओह, तुम अपने पसंदीदा इंस्टाग्राम मॉडल के लिए बहुत बिजी नहीं रह सकते? मेरा मतलब है कि तुम किसी कारण से मुझे फॉलो करते हो।
मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी कोई भी फोटो पर लाइक या कमेंट क्यों नहीं करते। मैं उन्हें बस तुम्हारे लिए अपलोड करती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती है उसके साथ ऐसा करना बहुत रूड बिहेवियर है? क्या? मुझे पूरा यकीन था कि मैंने उसे कभी सेड्यूस नहीं किया और वो मुझ पर इस तरह का आरोप लगाने के लिए पागल थी। देखो, तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का एकमात्र कारण ये था ताकि मैं तुम्हें खुद से दूर भेज सकूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी बदसूरत मॉडलिंग तस्वीरें देखने और पसंद करने में कोई दिलचस्पी है? मुझे पैकिंग करनी है, इसलिए तुम चली जाओ। उसकी बाईं आंखें फड़फड़ाने लगी और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने होंठ चबाए और फिर अजीब आवाज में बोली, तुम अभी घर आए हो, तुम फिर से पैकिंग क्यों कर रहे हो? मैं इस सवाल से एकदम हैरान रह गया, क्योंकि इतने अपमान के बाद भी वो दूर नहीं जा रही थी। क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने कहा? क्या तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान किया? कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। इतना कहकर उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे किस करने की कोशिश की। उसके सूजे हुए होठों को अपने चेहरे पर आते देख मैं घृणा से चिल्लाया और उसे दूर धकेल दिया। मुझसे दूर हो जाओ, पागल औरत! हो सकता है कि मैंने उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो। जैसे ही वो अपना बैलेंस खोकर फर्श पर गिरी, उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वो जोर जोर से सांस लेते हुए उठी और फिर फर्श पर थूकते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बेवकूफ के लिए उतनी सारी फोटोज ली। तुम नरक में सड़ो, निक। फिर वो अपने अपार्टमेंट में चली गई और हमेशा की तरह दरवाजा बंद कर दिया। मैंने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया और मारिया को अपने इंस्टाग्राम से ब्लॉक करने के लिए अपना फोन उठाया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, एक डरावनी चीज पर मेरी नजर पड़ी। उसने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया था और उसका केवल एक ही फॉलोवर था और वो मैं था। उसने अपने बाकी सभी फॉलोवर्स को डिलीट कर दिया था। यह दर्शाता है कि वो मेरे प्रति कितनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। मैंने मकान मालिक को अपनी चाबियां सौंपने के लिए बुलाया और उसे सूचित किया कि मैं कल जा रहा हूं। अगली सुबह जब मैं अपना सामान कैब में रख रहा था, मैंने देखा कि मारिया अपनी खिड़की के पास खड़ी थी और मुझे डरावनी नजरों से देख रही थी। उस दिन के बाद से उसने मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की और उसका जुनून अचानक बंद हो गया। मुझे बाद में पता चला कि क्यों। न्यूयॉर्क जाने के 1 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पिछले अपार्टमेंट में कुछ पुराने दस्तावेज छोड़ दिए हैं और मुझे काम के लिए उनकी जरूरत थी। इसलिए मैं ये सोचकर वापस चला गया कि मुझे उस बेकार औरत को फिर से देखना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पुराने अपार्टमेंट में दस्तक दी, जिसमें एक नया किराएदार था, उसका नाम लैरी था, जैसे ही लैरी ने दरवाजा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मारिया उसके सोफे पर बैठी थी। वो बिल्कुल वैसे ही जोक्स और डरावनी टिप्पणियां कर रही थी जैसा उसने मेरे साथ किया। मैं अंदर गया, अपना सामान उठाया और हमारी नजरें मिली, लेकिन उसने मुझसे अपना मुंह फेर लिया। उसका पूरा ध्यान अब लैरी पर था। बाहर जाते समय मैंने उसे लैरी से पूछते हुए सुना, क्या तुमने वो फोटोज देखी जो मैंने कल रात अपलोड की थी? और वो आखिरी बार था जब मैंने लैरी और मारिया दोनों को देखा था। न्यूयॉर्क में 1 महीने रहने के बाद टीवी देखते समय मुझे एक डरावनी खबर मिली। एक रात लैरी कलिंग्स नाम का एक व्यक्ति अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाया गया। उसका गला उसके ही किचन की चाकू से काटा गया था। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की और मारिया को उसके रूप में पहचान लिया। जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया तो वो बहुत खुश लग रही थी। वो औरत पहले से ही साइको मेंटालिटी की थी। ये मुझे दुखी और थोड़ा दोषी बनाता है कि मैंने उस दिन लैरी को उसके असली चेहरे के बारे में कभी नहीं बताया। काश मैंने उसे उस दिन वो चेतावनी देती होती। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि 2 सर्दियों पहले क्या हुआ था। मैं इंस्टाग्राम का एडिक्ट हो गया था और कई हॉट लड़कियों को फॉलो करता था। वो हॉट, फनी और स्मार्ट थे। उनके इतने सारे फॉलोअर्स थे कि वे फेमस हो गए थे। मेरी फेवरेट्स मिया और लिलियन थी, एक पॉपुलर जोड़ी जो रोज तस्वीरें पोस्ट करती थी। मिया भरी आंखों और ब्लॉन्ड बालों वाली एक रशियन लड़की थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था और उसका फिगर बहुत ही कर्वी था। उसका मेकअप हमेशा ट्रेंडी और ऑन पॉइंट रहता था।
लिलियन बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, लेकिन वे एक साथ बहुत अच्छे लगते थे। उसकी स्किन एकदम वाइट थी, उसकी आंखें हल्की नीली थीं और उसके बाल लंबे और काले थे। उसकी भाषा बहुत ही सॉफ्ट और मीठी थी, जबकि उसका पार्टनर तेज और चुलबुला था। उसका स्टाइल डार्क और आकर्षक दिखता था और उसे सुंदर दिखने के लिए ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी। वो नेचुरली सुंदर थी। जब मैं बोर हो रहा था या काम पर था तो उनकी पोस्ट स्क्रॉल करना और उनकी दुनिया में खो जाना मुझे बहुत पसंद था। मैं अपने आप को उनके साझे किए गए ग्लैमरस घर, उनके पास मौजूद प्यारे कुत्ते और उनके बहुत प्यारे बॉयफ्रेंड से नफरत करता हूँ, जो निश्चित रूप से कैमरे पर शर्मीले नहीं थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, लगभग बहुत अच्छा, और मैं अक्सर सोचता था कि क्या वे नकली थे। उनकी लाइफ परफेक्ट थी। मैं अभी भी वर्षों पहले हुई घटनाओं से हिल गया हूँ। ये थैंक्स गिविंग के एक हफ्ते बाद था और मैं क्रिसमस से डर रहा था। मैं डेकोरेशन, खरीदारी, आनंदमय और उज्जवल हर चीज पर टाल मटोल कर रहा था। मैं देर रात बिस्तर पर लेटा रहता था और मिया और लिलियन को स्टॉक करता रहता था, क्योंकि वे खुशी खुशी अपने हॉल को ढेर सारी रोशनियों से सजाते थे, कैंडी कैन और सांता हैट के साथ चुलबुले अंदाज में पोज करते थे और हॉलिडेज के गाने गाते हुए अपनी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करते थे। जितना मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये देखना बहुत ही उबकाई देने वाला था। हालांकि एक रात उन्होंने कुछ अलग अपलोड किया। मैं अभी अभी घर पहुंचा था और सोफे पर बैठ रहा था। मैंने इंस्टाग्राम खोला और वहां एक नई पोस्ट दिखाई दी। मिया और लिलियन एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। वास्तव में वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे रो रहे हों। उनके गालों पर आईलाइनर लगा हुआ था और उनकी आंखें चौड़ी और डर से भरी हुई थीं। उन्होंने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, अब चीजों को मजेदार बनाने का समय आ गया है, क्या आप तैयार हैं? मैं तुरंत कमेंट्स पर स्क्रॉल करने लगा, ये देखने के लिए कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ये क्या है? आशा करता हूं कि तुम लड़कियां ठीक होंगी। क्या ये कोई प्रैंक है? क्या चल रहा है? तुम मजाक करते हुए भी काफी सेक्सी लगती हो। पागल बनना बंद करो। हो सकता है कि उनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें एक्सपोज करना चाहते हो। ड्रामा क्वींस। कमेंट्स आते रहे। वे चिंता से लेकर मजाक तक भरे हुए थे। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बीत गए और उनके अकाउंट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। मैं उस आखिरी तस्वीर पर सभी कमेंट्स पढ़ने के लिए हर रात जांच करता। एक दिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो मेरी छुट्टियों के मौसम को थोड़ा और सराहनीय बना रहा था, और भले ही इसने मेरी नींद छीन ली, फिर भी मुझे ये पसंद आया। लेकिन रविवार की रात तक मैं थक गया था और मुझे घर जाने की जरूरत थी। जब मेरे सोने का समय हुआ तो मैं रेडी हो गया और अपने फेवरेट इंस्टाग्राम मॉडल्स को चेक करने गया। नए पोस्ट्स की भरमार थी जो उनके प्रोफाइल से आ रही थी। मेरे हाथ ठंडे हो गए। तस्वीरें इतनी विस्तृत, इतनी सजीव और इतनी क्रूर थीं कि मेरी सांसें थम गई। हालांकि फिल्टर ने वास्तव के रंगों को ढक दिया था। पहली तस्वीर मिया की थी जिसमें वो कैमरे की ओर पाउट कर रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैंने अपना सिर एक तरफ झुकाया और फोटो पर उंगलियां लगा के उसके आंसुओं को पोंछा। काश मैं उसका दर्द दूर कर पाता। अगली फोटो में लिलियन थी। वो मिसेस क्लॉस की बिकनी पहने हुए थी। उसके चेहरे और स्किन से खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों, शायद हजारों स्टेपल लगे हुए थे। मैंने उसके पैरों के पास स्टेपल गन को गिरा हुआ देखा और उसका मुंह इस तरह से खुला हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्ला रही हो। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और खून का एक छोटा सा पूल उसके पैरों की उंगलियों को भिगो रहा था। अगला पोस्ट बिना आवाज वाली एक वीडियो था। उन्हें एक साथ इतनी कसकर रस्सी से बांध दिया गया था कि संघर्ष करते समय वो उनकी त्वचा को रगड़ रही थी और फाड़ रही थी। मैं कल्पना करते हुए घबरा गया कि लिलियन के लिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि स्टेपल ने उसके मांस को फाड़ दिया था। मेरी आंखें स्क्रीन पर चिपक गईं। इसके बाद की तस्वीरें और भी खराब हो गईं। चाकू के वार ने अब मिया के पैरों को इतना गहरा और खुला कर दिया था कि आप देख सकते थे कि उसकी हड्डियां दिख रही थीं।
लिलियन की उंगलियों के ऊपर से लेकर कोहनियों तक की त्वचा का कुछ हिस्सा काट दिया गया था। कमरे में पहरे सन्नाटे से मेरे कान गूंज रहे थे, या शायद मेरा अपना खून मेरे सिर पर दौड़ रहा था, क्योंकि मैं खूनी तस्वीरों के हर छोटे विवरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब मैं आखिरी तस्वीर पर पहुंचा तो मैं बता सकता था कि ये एंड था। लाश बर्फ में फैले हुए थे, हर जगह खून था। उनके बगल में 2 खराब बनाए हुए स्नोमैन थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी कि उन स्नोमैन के चेहरे की जगह उन लड़कियों के सिर थे, उनके शरीर से अलग कर दिए गए थे। ये घृणित, क्रूर और बहुत ही सुंदर था। ये बहुत ही आर्टिस्टिक था। मेरी आंखें पूरी तरह से स्क्रीन पर घूम गई। मैंने जोर जोर से सांस ली, क्योंकि मेरी कनपट्टी से पसीना टपक रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे चिंता का दौरा पड़ रहा था, क्योंकि मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और दूर से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो दूसरे क्षण तेज होती जा रही थी। मैंने उन कपड़ों के ढेर को देखा जिन्हें मैं फर्श पर छोड़ आया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं लापरवाह था। मैंने इसकी पूरी तरह से प्लानिंग क्यों नहीं बनाई थी? मैं जुनून से प्रेरित था और उस समय ये बिल्कुल सही लगा। ब्लिंक 182 के अलावा वास्तव में छोटी चीजों के बारे में कौन सोचता है? मुझे उन कपड़ों को चिमनी में फेंक देना चाहिए था। जैसे ही मैंने अपने सामने का दरवाजा टूटने की आवाज सुनी, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि वे ऑफिसर्स कितने क्रूर थे। उन्होंने मुझे मेरे आरामदायक जगह से खींच लिया और मुझे फर्श पर पटक दिया। ये वास्तव में उनके प्रति असभ्यता थी। हथकड़ी बहुत टाइट थी और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे खून से सने कपड़े पकड़ लिए और उन्हें मेरे फोन के साथ एक बैग में डाल दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सब वो आराम से करें, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। जेल में मेरा सफर छोटा नहीं था, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहेगा। हर चीज से उल्टी जैसी गंध आ रही थी और खाना बहुत ही स्वादहीन था। जब वे मुझे शरण में ले गए तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई। बिस्तर पर वापस आना आरामदायक था, भले ही कमरा सुंदर ना हो। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं उस व्यवहार के लिए लायक हूं। मैं हृदयहीन हो सकता था और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ देता, और किसी को भी उन्हें याद करने के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने एक मास्टरपीस बनाया। उन्हें मुझे मेरी इस कलाकृति के लिए एक मेडल देना चाहिए था, लेकिन कोई मेरा अजीब नाम तक नहीं जानता। इस प्रोजेक्ट को करके मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई।